अब हम क्या करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक। छोटे छोटे टॉपिक करेंगे हम आज, थ्योरेटिकल टॉपिक करेंगे। तो आज पहला थ्योरेटिकल टॉपिक है जी आपका क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव है, अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव की जगह दूसरा वर्ड क्या होता है, मोटिव भी हो सकता है। क्या उद्देश्य है इसका, हर चीज का करने का कोई ना कोई पर्पज होता है। जैसे कि आप खाना खाते हो, क्या पर्पज होता है उसका, खाना खाने का पर्पज होता है जी हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी जो हंगर है उसको खत्म कर रहे हैं। ऐसे ही आप स्कूल में पढ़ने जाते हो, क्यों स्कूल में पढ़ने आते हो, ताकि आपको लाइफ में कैरियर एस्टेब्लिश करना है, सक्सेस होना है। तो उस केस में आप क्या करते हो, आप नॉलेज गेन करते हो जो आपको लाइफ में आगे काम आएंगी। ऐसे अकाउंटिंग आप कर रहे हो, तो अकाउंटिंग का भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव कोई भी चीज नहीं होती है। तो आपने अकाउंटिंग की है, आपने एग्जाम्पल भी सीखे हैं, क्या आप में से कोई बता सकता है कोई एक भी सिंपल सा ऑब्जेक्टिव कि सर हम अकाउंटिंग इसलिए करते हैं। आपने इतने एग्जाम्पल पढ़े होंगे, इतनी क्लासेज ओवर हो चुकी हैं हमारी, मैंने बहुत से एग्जाम्पल दिए होंगे, कोई भी एक चीज की अकाउंटिंग ये उद्देश्य पूरा करती है, एनीवन कोई भी बताए। सर फाइनेंशियल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करना होता है अकाउंटिंग में। वेरी गुड, ठीक है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करना। हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा है अकाउंटिंग क्या करती है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करती है। तो सबसे पहला क्या हो गया आपका, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही हो गया जो आपने सीखा है, वही क्या, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। आप क्या करते हो, आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो, रिकॉर्डिंग करते हो। आप क्यों रिकॉर्डिंग करते हो, ताकि आपके पास एक पूरा कंप्लीट डेटाबेस है, ठीक है, आपको पता हो कि किस दिन क्या एक्टिविटी हुई थी, डे वाइज आप रिकॉर्डिंग कर सको, टाइम वाइज या फिर लोकेशन वाइज। वो आपकी मर्जी है कि आप कैसे करना चाहते हो, कैसे आप चीज़ों को रिकॉर्ड करना चाहते हो, मंथली रिकॉर्ड करना चाहते हो, डेली रिकॉर्ड करना चाहते हो, वीकली रिकॉर्ड करना चाहते हो, वो आपकी चॉइस होती है, वीकली मंथली जैसे भी। लेकिन आप रिकॉर्ड जरूर करोगे ताकि आपके पास एक फुल प्रूफ क्या हो, डॉक्यूमेंट्स हो, ये दिखाने के लिए कि हाँ उस दिन को ये ट्रांजेक्शन हुई। अच्छा मैंने वर्ड यूज किया वीकली या मंथली, ओके ठीक है। आंसू आप ही बताना, चलो आंसू तो है नहीं, राहुल आप बताना कि आप प्रेफर स्कूल में जब आप पढ़ाई करते हो आप क्या प्रेफर करते हो, चीजों को वीकली रिकॉर्ड करना, डेली रिकॉर्ड करना या मंथली रिकॉर्ड करना। डेली रिकॉर्ड। डेली रिकॉर्ड क्यों, क्योंकि डेली रिकॉर्ड में क्या फायदा होता है आपको, आपको डेली जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सारी याद रहती है। तो हमेशा क्या होता है, डेली रिकॉर्ड होता है, वीकली मंथली चॉइस होती है। बहुत छोटे छोटे बिजनेस हो जिसमें ट्रांजेक्शन ही वीकली मंथली होती है तो मे भी उनमें हो जाए, वरना मोस्ट ऑफ द केसेस आपका रिकॉर्डिंग कैसे होती है, डेली रिकॉर्डिंग। ये पहला ऑब्जेक्टिव था। चलो यहीं से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको और सिखा देता हूँ। आपकी स्कूल बेटा, आपकी स्कूल कब स्टार्ट होती है, जब भी आप एक नई क्लास में एंटर करते हो, आपका जो बैच होता है वो कब स्टार्ट होता है, कोई भी बताए। आदित्य आप बताओ, आदित्य अगर आप बता सकते हो तो बताओ आपकी क्लास कब स्टार्ट होती है, जब भी एक नई क्लास स्टार्ट होती है किस डेट को स्टार्ट होती है। राहुल, सो गए सारे, चलो जो नहीं सो रहा वो बताए। सर नॉर्मली अप्रैल से या फिर मई से। 1 अप्रैल से हमारे यहाँ पे सेशन स्टार्ट हो जाता है, 1 अप्रैल से हर साल का। अगर आपने स्टैंडर्ड पास कर लिया, मान लो आपने 10th स्टैंडर्ड पास कर लिया, तो नेक्स्ट कब स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा जी आपका 1 अप्रैल से। तो आपका ये क्या चलता रहता है, 1 अप्रैल से आपकी क्लास स्टार्ट हुई, फिर 31 मार्च तक आपके एग्जाम्स वगैरह ओवर हो जाते हैं, एक क्लास कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद फिर से 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है। तो मीन्स कहने का क्या मीनिंग है, ये साइकिल आपकी चलती रहती है। ऐसे ही बिजनेस में भी आप क्या करते रहोगे, रिकॉर्ड करते रहोगे एक्टिविटीज को, ठीक है जी, डेली बेस पे रिकॉर्ड करोगे। तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप इनफाइनाइट टाइम के लिए रिकॉर्ड करते जाओगे, आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रिकॉर्ड करोगे। जैसे कि नॉलेज है, पढ़ाई है, आपको पढ़ाया जाता है, इनफाइनाइट टाइम के लिए पढ़ाया जाता है या पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए पढ़ाया जाता है। जैसे कि मैथ्स,
सिक्स्थ क्लास में आपका अलग मैथ्स था, 7th में अलग था, 8th में अलग था। तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पढ़ाया कि हाँ 6th में हम ओनली इतना ही पढ़ाएंगे और फिर एनालाइज करेंगे, समरी वगैरह बनाएंगे। तो ऐसे ही बिजनेस में भी क्या इनफाइनाइट टाइम के लिए रिकॉर्डिंग नहीं होती है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि हमें सारी एक्टिविटीज कंप्लीट करनी है, आइडेंटिफिकेशन भी, रिकॉर्डिंग भी, क्लासिफिकेशन भी, समराइजेशन भी और आपका एनालिसिस भी। तो हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड डिसाइड कर देते हैं कि अकाउंटिंग इस डेट से इस डेट के बीच में होगी। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अकाउंटिंग होती है। और सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात है कि जनरली आपका अकाउंटिंग पीरियड भी क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड भी पूरे 1 साल के लिए होती है। और किस पीरियड के लिए होती है, किस डेट से स्टार्ट होती है, 1 अप्रैल से लेके वो ही 31 मार्च तक। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ लर्न करने की जरूरत है ही नहीं, क्या सीधा सा अकाउंटिंग करती है रिकॉर्डिंग। हाँ हमें पता है रिकॉर्डिंग के साथ और भी एक्टिविटी करती है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए करती है। और वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड क्या होता है, जैसे स्कूल में बच्चों के सेशन होते हैं, जैसे स्कूल्स का सेशन चलता है, वैसे अकाउंटिंग का भी सेशन चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो यहाँ तक समझ में आया, किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं। तो ये अकाउंटिंग की आईज है बेटा, मे भी मेरी ड्राइंग गलत हो सकती है, ठीक है, बट आप कॉन्सेप्ट को देखना, ये अकाउंटिंग की क्या आपकी आईज है, ठीक। अकाउंटिंग की आईज में, अकाउंटिंग की नजरों में कब स्टार्ट होती है ईयर, कोई भी बताए, ईयर कब स्टार्ट होती है? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को, ओके। और एंड कब होती है? 31 मार्च। 31 मार्च को, ठीक है जी। ईयर स्टार्ट होती है 1 अप्रैल को, एंड होती है 31 मार्च को। तो कहने का मतलब है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपकी साल चली इसकी नज़रों में, 31 मार्च तक। क्या मैं इस ईयर को ये कह सकता हूँ कि ये ईयर आपकी कैलेंडर जैसी ही है? क्या आपके कैलेंडर में भी ऐसा ही होता है? राहुल बताना, कैलेंडर में ईयर कब स्टार्ट होती है? 1 जैन। 1 जैन को। और यहाँ पे कब स्टार्ट हो रही है? 1 अप्रैल को। मीन्स कुछ तो फर्क है। तो क्या जो कैलेंडर में ईयर होते हैं उसको नाम दे दिया जाता है कैलेंडर ईयर। तो आगे अगर शॉर्टकट में वर्ड आए, आगे अकाउंटेंसी जब आप पढ़ोगे उसमें कहीं कैलेंडर ईयर लिखा आ गया तो क्या घबराओगे? बिल्कुल भी नहीं घबराना है। कैलेंडर ईयर मीन्स ऐसी ईयर जो कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलती है। कैलेंडर के अकॉर्डिंग क्या होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर। और एक वर्ड दूसरा आ गया आपके सामने, दूसरा वर्ड आ गया अकाउंटिंग ईयर। तो क्या अब इसको देख के घबराओगे? इसको भी देख के नहीं घबराना। ये क्या ऐसी ईयर जो अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग चलती है। और अकाउंटिंग की नजरों में तो आपने अभी बताया क्या, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो कैलेंडर ईयर जब भी वर्ड आता है तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर, और अकाउंटिंग ईयर जब भी नाम आता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो आगे आगे मान लो कहीं क्वेश्चंस में अकाउंटिंग ईयर वर्ड लिख रखा है या मैं वर्ड बोल देता हूँ अकाउंटिंग ईयर, तो आपको झट से क्या रिकॉल करना है? आपको रिकॉल करना है ये स्टार्ट हुई है 1 अप्रैल को, एंड होगी 31 मार्च को, हमारी स्कूल्स की तरह। ठीक है जी। चलो आंसू समझ में आया? चलो आंसू पता नहीं सो रहे हैं शायद। एक क्वेश्चन पूछता हूँ बेटा मैं आपसे, मैंने इतनी एक्सप्लेनेशन दी, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, इज इट नेसेसरी, क्या ये जरूरी है टू प्रिपेयर अकाउंट्स, टू प्रिपेयर अकाउंट्स, अकाउंट्स बनाना, या फिर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ टू डू अकाउंटिंग, टू डू अकाउंटिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। क्या ये जरूरी है कि अकाउंटिंग आपकी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में ही होनी चाहिए? सब अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आंसर दें, देखते हैं कि आप कितने अच्छे से सुनते हो बातों को। आर्यन, यस और नो? यस सर। गीतिका आप बताओ। यस सर। राहुल? यस सर। आसू जी आप बताओ, क्या ये जरूरी है कि हमेशा 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में अकाउंट बनाओ? आंसू नहीं बताएंगे, आज इनको नींद आ रही है। ठीक है चलो मैं बताता हूँ। मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया था बेटा, देखो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा था, इतना सब कुछ एक्सप्लेन किया। मैंने एक वर्ड लिखा कि जनरली अकाउंटिंग पीरियड भी 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है।
मैंने जनरली वर्ड लिखा। जनरली का क्या मीनिंग होता है कि इन जनरल, इन जनरल मीन्स सामान्य तौर पे, सामान्य लोग ऐसा करते हैं। मैंने कहीं भी ये नहीं लिखा कि मैंडेटरी है ये चीज आपकी मैंडेटरी है, ऐसा वर्ड मैंने कहीं भी यूज नहीं किया। क्या होता है आपका, आप चाहो तो अकाउंट्स कैसे भी प्रिपेयर कर सकते हो, किसी भी डेट से स्टार्ट कर सकते हो, 1 सितंबर से भी स्टार्ट सर कर सकते हो। हाँ बोलो। सर पर आपने बोला था कि मैं अगर अकाउंटिंग ये वर्ड यूज करूँ तो आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो आपने बोला था कि अकाउंटिंग 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है, तो फिर अभी आप कैसे कह रहे हो? बिल्कुल, देखो बेटा वर्डिंग्स पे अगर आप जाते हो तो वर्डिंग में ध्यान देना। मैंने बोला था अकाउंटिंग 1 अप्रैल से 31 मार्च होती है। मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही होती है, कहीं भी कोई चेंज नहीं होता। थोड़ा सा वर्डिंग पे ध्यान देना, मैंने प्रेशराइज नहीं किया, मैंने जनरल इन जनरल बताया था कि मोस्ट ऑफ द केसेस 95-97% केसेस में क्या होता है, अकाउंटिंग आपकी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की स्टार्ट होती है। और इसी क्वेश्चन को मैं आपका क्वेश्चन मैंने इसीलिए पूछ लिया ताकि आपको लाइफ में याद रहे, क्या ये सिखाने के लिए कि इन जनरल ऐसा होता है, लेकिन नेसेसरी नहीं होती। हमेशा ये जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको अकाउंटिंग 1 अप्रैल से स्टार्ट करनी है। ये मैं सिखाने जा रहा हूँ, ऐसा क्यों जरूरी नहीं है। कोई भी चाहे तो 1 सितंबर से भी स्टार्ट कर सकता है, 1 अक्टूबर से भी स्टार्ट कर सकता है, 1 जुलाई से भी स्टार्ट कर सकता है, और 1 अप्रैल से भी स्टार्ट कर सकता है। इट इज एन इंडिविजुअल चॉइस, ये एक इंडिविजुअल चॉइस होती है। ठीक है जी, इंडिविजुअल चॉइस होती है। जैसे कि हम रोड के ऊपर चलते हैं तो रोड के ऊपर इंडिविजुअल चॉइस होती है चलने की, या हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने पड़ते हैं, हमें रूल्स एंड रेगुलेशन मानने पड़ते हैं, वहां पे इंडिविजुअल चॉइस नहीं होती। वरना कल को तो मेरा मन कर जाएगा कि मैं रोड के बिल्कुल बीच में चलूं, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, जैसे रोड के बीच में चलूंगा गाड़ी आएंगी मेरा एक्सीडेंट करके चली जाएंगी। तो रोड के ऊपर आपकी इंडिविजुअल चॉइस नहीं चलती, वहां पे नो इंडिविजुअल चॉइस, आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। और यहाँ पे अकाउंटिंग में इंडिविजुअल चॉइस चल सकती है, इंडिविजुअल चॉइस का कॉन्सेप्ट है। मैंने पहले भी सिखाया था कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। आर्ट में रूल्स, एक्सपेरिमेंट्स, रेगुलेशंस होती हैं, और आर्ट में इंडिविजुअल चॉइस होती है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। अकाउंटिंग दोनों ही है, आर्ट एंड साइंस, रूल्स भी होते हैं और इंडिविजुअल चॉइस भी। तो मैंने जैसे वो बताया था उसी के साथ लिंक कर रहा हूँ, अकाउंटिंग में इंडिविजुअल चॉइस भी होती है और रूल्स भी होते हैं। अब मैं दोनों का एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बेटा। जीके का क्वेश्चन है, अकाउंटिंग से बेसिक इतना रिलेटेड ना हो, लेकिन कॉमर्स की जीके से रिलेटेड है, थोड़ा ध्यान देना। क्या अकाउंटिंग में अकाउंटिंग ईयर के लिए रूल भी होते हैं और इंडिविजुअल चॉइस भी होती है। रूल किसके लिए होता है? रूल होता है बेटा कंपनीज के लिए। रूल होता है किसके लिए? कंपनीज के लिए। क्या रूल होता है? कंपनीज के लिए रूल है सेपरेटली कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर साल की 30 सितंबर तक, हर साल की 30 सितंबर तक आपको अपने जो भी अकाउंटिंग का रिकॉर्डिंग आपने की है वो रिकॉर्डिंग आपको सबमिट करनी है। मैं बहुत इजी वर्ड में आपको सिखा रहा हूँ, वैसे वर्ड तो बहुत अलग अलग यूज किए जाते हैं, ऑडिट रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट वगैरह वगैरह, फाइनेंशियल। मैं उन वर्ड्स में नहीं जा रहा, मैं सिंपल सा वर्ड यूज कर रहा हूँ कि आपने जो भी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड की थी वो आपको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा 30 सितंबर तक। और 30 सितंबर तक क्या? एक ईयर का, मीन्स एक ईयर क्या आपकी, एक ईयर 30 सितंबर तक तो कौन सी पूरी हो सकती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च वाली ही पूरी हो सकती है। तो उस केस में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि आपको अकाउंट्स बनाने हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। लेकिन क्या अकाउंटिंग ओनली कंपनीज के लिए होती है? क्या अकाउंटिंग कंपनी वाले ही लोग करते हैं, या फिर छोटी सी किराना शॉप वाला भी अकाउंटिंग कर सकता है? खुद सोच के बताना। आर्यन, आपकी छोटी सी गांव में किराना की शॉप है, जनरली आपका क्या होता है, 50,000 रुपए लगा के आप पूरे साल बिजनेस कर लेते हो। तो आप कंपनी हो या फिर अलग हो कंपनी से? बताओ आर्यन। सर ना। मैं पूछता हूँ, आपकी किराने की शॉप है, बड़ी शॉप नहीं है, ठीक है जी। आप क्या करते हो, जनरली 50,000 रुपए लगा के आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया और वो चल रहा है, तो आप कंपनी हो या फिर कंपनी से अलग स्टेटस है आपका? सर कंपनी हूँ। कंपनी है, बिल्कुल। आप कंपनी नहीं हो, आपका आंसर सही नहीं है, आप कंपनी नहीं हो। ठीक है, ये आप कहाँ सीखोगे बेटा? ये सारी चीजें आप सीखोगे बिजनेस स्टडीज में। बीएसटी नाम का एक आपका क्या है, सिलेबस है आपका एक अलग से, आपने क्या ले रखा है, सब्जेक्ट ले रखा है। उस सब्जेक्ट में कंपनीज,
ठीक है जी। एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होते हैं आपके, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है आपकी, पार्टनरशिप क्या होती है, वो सारी चीजें सीखोगे। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि कंपनीज के ऊपर ये रूल अप्लाई होता है। और जो मैंने किराने का एग्जांपल दिया वो कंपनी नहीं है, जिसकी इतनी इनकम ही नहीं होती उसे अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड सबमिट भी नहीं करने पड़ते, और जिसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड सबमिट नहीं होते उसके ऊपर सरकार ने क्या कर रखा है, इंडिविजुअल चॉइस का कॉन्सेप्ट छोड़ रखा है कि आप अपने इंडिविजुअल चॉइस के अकॉर्डिंग कभी भी प्रिपेयर कर लो, और जिनको हमें अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड सबमिट करने हैं वो हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे। और हम क्या कहते हैं, हमारे अकॉर्डिंग ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च। सोच के देखो, जब आपको सरकार को टैक्स ही नहीं देना तो क्या आप सरकार के रूल फॉलो करोगे? जी नहीं। क्या सरकार आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड चेक करना चाहेगी? नहीं करना चाहेगी। वहीं अगर आप बड़ी सी कंपनी हो, मान लो रिलायंस कंपनी है आप, या टाटा कंपनी है, तो सरकार को आपको टैक्स देना है, तो क्या सरकार इंटरेस्टेड होगी आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड चेक करने में? जी हाँ, इंटरेस्टेड होगी। तो कंपनीज के केस में ये रूल अप्लाई होता है। बाकी अगर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है और आपकी इनकम कम है रिपोर्टिंग इनकम से, जिस इनकम में आपको रिपोर्ट करना होता है उससे कम है, तो उस केस में आपकी इंडिविजुअल चॉइस है, आप कर भी सकते हो 1 अप्रैल से स्टार्ट और नहीं भी कर सकते। तो अकाउंटिंग में इंडिविजुअल चॉइस एज वेल एज रूल दोनों चलते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग इट इज नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको हमेशा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से ही स्टार्ट करनी है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? राहुल बेटा पजल तो नहीं हो गए? बताना जरा। आंसू आप बताओ। चलो गीतिका आप बताओ। नो सर। चलो राहुल, आंसू, आई थिंक तुम्हारा कनेक्शन स्लो है बेटा, ठीक है, तो पजल नहीं होना है। मैंने जस्ट ये एक वर्ड सिखाया आपको, ये मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है। अब ये देखना, और एग्जांपल लेता हूं मैं आपका। आपकी स्कूल्स में कौन सा मीडियम ऑफ स्टडी है? बताना जरा। किस मीडियम ऑफ स्टडी से इंग्लिश। पढ़ते हो आप? इंग्लिश। सॉरी, सुनाई नहीं दिया गीतिका, फिर से बताना। सर इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम? क्या अकेला इंग्लिश मीडियम ही होता है, या हिंदी मीडियम से भी पढ़ सकते हैं बच्चे? सर सब्जेक्ट तो है हिंदी स्कूल में। क्या हिंदी मीडियम होता है? हाँ बेटा, हिंदी मीडियम जरूर होता है। आपने लाइफ में हिंदी मीडियम देखा नहीं, आप स्टार्टिंग से इंग्लिश पढ़ते आए हो तो आपको लगा कि इंग्लिश मीडियम ही होता है। कुछ स्कूल्स ऐसी होते हैं जिनमें हिंदी में पढ़ाया जाता है। जो साइंस आप इंग्लिश में पढ़ते हो ना, वहाँ पे वो हिंदी में पढ़ाई जाती है। जो आप मैथमेटिक्स इंग्लिश में पढ़ते हो वो वहाँ पे हिंदी में पढ़ाया जाता है। जो आप तीसरा क्या होता है आपका, साइंस मैथ्स, नेक्स्ट उसके बाद कौन सा है आपका, फिजिकल एजुकेशन या फिर एसएसटी एग्जांपल लेते हैं। एसएसटी कुछ स्कूल्स में हिंदी में पढ़ाया जाता है, कुछ स्कूल्स में इंग्लिश में। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे स्कूल्स में मीडियम ऑफ स्टडी इंग्लिश भी है हिंदी भी है, ऐसे ही आपका क्या है, अकाउंटिंग में भी आपका अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से भी स्टार्ट है और इंडिविजुअल चॉइस भी है। लेकिन जनरली स्कूल्स में कौन सा मीडियम फॉलो किया जाता है? इंग्लिश फॉलो किया जाता है या हिंदी फॉलो किया जाता है? बताना जरा। सर इंग्लिश। ठीक है। और तो ऐसे ही जनरली अकाउंटिंग पीरियड भी क्या फॉलो किया जाता है? 1 अप्रैल। लेकिन क्या ये मैंडेटरी है कि इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना है सबको? खुद ही बताओ आंसर अपने स्कूल से रिलेट करके। नो सर। नो सर। ऐसे ही क्या मैंडेटरी है 1 अप्रैल से मेंटेन करना? जी नहीं, 1 अप्रैल से मेंटेन करना भी मैंडेटरी नहीं है। हाँ, कुछ एंटिटीज के लिए हैं, कुछ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए हैं, वो डिटेल में आपको बिजनेस स्टडीज में पढ़ा दिया जाएगा। तो इतना सब कुछ मैंने पढ़ाया, आपको पजल नहीं करना था, सिंपल सा ये सिखाना था बेटा। जैसे स्कूल में इंग्लिश हिंदी सारे मीडियम होते हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी अकाउंटिंग ईयर अलग अलग हो सकती हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च होती है, और आपको क्वेश्चंस भी इसी टाइप के मिलेंगे आपकी नोटबुक में। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च के मिलेंगे। कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आपको 1 जनवरी से 31 दिसंबर के भी मिल सकते हैं। आए यहाँ तक समझ में? यस सर। आज आपको होमवर्क देता हूँ। क्या होमवर्क है कि अकाउंटिंग ईयर, जैसे भारत में अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च चलती है, ऐसे आपको अकाउंटिंग ईयर ढूंढ के लानी है किसकी, ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। और अकाउंटिंग ईयर आपको ढूंढ के लानी है किसकी, यूएसए।
कि वहां पे अकाउंटिंग ईयर क्या चल रही है, क्या वहां पे भी 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है या फिर कोई और मंथ डिसाइड कर रखा है। आपको ये 2 चीजें ढूंढ के लानी है, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए की अकाउंटिंग ईयर क्या क्या है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने एक ऑब्जेक्टिव कर लिया है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उसके बाद छोटी छोटी चीजें हमने सीख ली हैं, अकाउंटिंग पीरियड और जनरली अकाउंटिंग पीरियड क्या है, और इंडिविजुअल चॉइस भी चल सकती है। एनीवन कोई और बता पाए ऑब्जेक्टिव आपके माइंड में आ रहा हो कि अकाउंटिंग का और क्या उद्देश्य होता है, क्या मोटिव होता है अकाउंटिंग करने का? नहीं पता? सर जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होता है उसको मतलब मेंटेन करने के लिए फिर रिकॉर्ड करने के लिए। हाँ, बिल्कुल। अगर मैं भारी भरकम वर्ड यूज करूँ ना बेटा, तो भारी भरकम वर्ड क्या होगा, एसएस। चलो ये तो आपको नहीं समझ में आया, तो ये तो लिख सकता हूँ कंप्यूटेशन। ये भी नहीं समझ में आया, चलो कैलकुलेशन तो लिख सकता हूँ। कैलकुलेशन वर्ड तो सबने सुना है, कैलकुलेशन यस सर। ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो पूरी साल आप काम कर रहे हो, आप पूरी साल काम कर रहे हो, ठीक है जी। तो पूरी साल में आपने कुछ कमाई की, कुछ खर्चे किए, तो ये तो है नहीं कि आप को ये नहीं पता लगेगा कि आपने कितना फायदा कमाया या कितना नुकसान। अल्टीमेट मोटिव ही क्या होता है बिजनेस करने का? बिजनेस करने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ही क्या है, प्रॉफिट कमाना। तो ये सब पता कैसे लगेगा, प्रॉफिट अर्निंग कैसे पता लगेगी, जब आपके पास रिकॉर्ड्स होंगे। तो अकाउंटिंग किस में हेल्प करती है, अकाउंटिंग हेल्प करती है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन में। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, ठीक है? आंसू आप बताना बेटा कि क्या ये जरूरी है कि बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट होगा? Is it necessary that business will always earn profits? आवाज नहीं आती बेटा आपकी। चलो राहुल आप बताओ। आर्यन आप बताओ। नो सर। लॉस भी incurred हो सकते हैं, नो लॉस में भी incurred। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव आप क्या लिखोगे, सेकंड ऑब्जेक्टिव लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। दोनों कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस आपका सेकंड ऑब्जेक्टिव। असेस कंप्यूटेशन ये इसी के सिनोनिमस वर्ड है, आप चाहो तो इन वर्ड्स को भी लिख सकते हो। तो सिंपल से क्या है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, पूरे साल में कितना फायदा हुआ या कितना नुकसान। ये बेटा मैं थ्योरी करवा रहा हूँ। अगर आप सभी के पास बुक्स हैं तो आप बुक्स को भी ओपन कर सकते हो। बुक्स में आपका चैप्टर 1 है और आई थिंक पेज नंबर कितना होगा, पेज नंबर 1.3 या 1.4 होगा। उसमें देखना जरा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग है, वहीं मैं आपके जो लिख रखे हैं वहां पे वही सिखा रहा हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट करने की बजाय लिमिटेड आपको वही बता देता हूँ। तो दो हमने कर लिए हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सेकेंड कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। गीतिका आप खुद से बता रहे थे या देख के बता रहे थे? सर मैं खुद से ही बता रही थी, मैंने बुक तो रखी नहीं है पास में। ओके चलो वेरी गुड बेटा, आपने दोनों सही बताए हैं, ठीक है। वहीं से लिंक होते हैं ये। थर्ड मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट आपका क्या होगा, नेक्स्ट होगा डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन का डिटर्मिनेशन। चलो मैं आपसे खुद से ही पूछता हूँ, एक नॉर्मल, आपने एसएसटी पढ़ी है, एसएसटी में आपके सामने एक वर्ड आया होगा क्या, बिलो पुअर्टी लाइन। सुना था आपने? यस सर। बिलो पुअर्टी लाइन कौन होता है? यस सर। वेरी गुड आशु। आर्यन बताना बिलो पुअर्टी लाइन कौन होते हैं? इनकी वो गवर्नमेंट द्वारा एक लाइन दी जाती है, उससे कम रेंज में इनकम होती है, बीपीएल होते हैं। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। क्या बिलो पुअर्टी लाइन वो लोग होते हैं whose income is less than स्टैंडर्ड इनकम। स्टैंडर्ड इनकम जो होती है डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड इनकम डिसाइड कर रखी है कि इंडिविजुअल पर कैपिटा इनकम कम से कम इतनी तो होनी चाहिए, अगर उससे कम आपकी इनकम है तो वो लोग किसमें आते हैं, बिलो पुअर्टी लाइन में। अब ये चीज आपको कहाँ से पता लगती है, बिलो पुअर्टी लाइन इनकम के अकॉर्डिंग। इनकम कहाँ से पता लगेगी,
जब वो कमाता है कि कितने पैसे आए कितने नहीं आए। इसमें एक क्लोज और होता है, मैं आपको कहता हूँ, क्या कहता हूँ मैं आपको, जैसे कि ये मिस्टर राम है, ये मिस्टर राम है, ठीक है, ये कुछ नहीं करते, पूरे दिन फ्री रहते हैं। ये मिस्टर राम कुछ नहीं करते, पूरे दिन फ्री रहते हैं, लेकिन इनके पास क्या था, इनके पास इनके एंसेस्टर्स ने क्या किया था, इनको 10 kg गोल्ड दे दिया था। ओके, ठीक है जी, 10 किलो गोल्ड दे दिया, फिर इनको 5 करोड़ रुपए दे गए थे, ठीक है जी, और इनके पास क्या है, 10 एकड़ ऑफ लैंड, ठीक है। ये कुछ भी नहीं करते, ये रेंट पे देते हैं, ये इनको क्या कहते हैं, रेंट पे। रेंट वाले कंपोनेंट में हम थोड़ी देर में जाएंगे, ठीक है। अब ये बताना कि रेंट वाला कंपोनेंट बाद में करेंगे, इनके पास ये चीजें 10 किलो सोना है, 5 करोड़ रुपए है और 10 एकड़ ऑफ लैंड है, क्या ये अब भी आर्यन बिलो पॉवर्टी लाइन कहलाएंगे? नो सर। आपने कैसे चेक किया, आपने इनकी इनकम देखी, मैंने क्या कहा था ये फ्री है, मतलब इनकम तो ये कमाते नहीं है, आपने इनकी इनकम देखी है, कुछ और भी देखा? कुछ और भी देखो सर। तो क्या देखा कि उस बंदे के पास क्या क्या है, उसके पास गोल्ड है, ठीक है जी, 5 करोड़ रुपए लैंड है, ये उसे फ्यूचर में फायदा देगा या नुकसान करेगा, ये सारी चीजें फायदा। फ्यूचर में बेनिफिट देने वाली चीजें क्या होती हैं, एसेट्स। मीन्स आपने इनकम के साथ साथ क्या देखा, देखी, और एसेट्स की बात करना, एक तरह से आपने क्या देखा, उसकी पोजीशन देखी ना, फाइनेंशियल पोजीशन, कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। फाइनेंशियल पोजीशन आपने देखी, फाइनेंशियल पोजीशन में क्या आया, इनकम अलग चीज थी, वो आपने देख ली, इनकम के हिसाब से तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन था ही था, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कमाता। लेकिन आपने फिर उसकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज देखी, लाइबिलिटीज भी देखी जाती हैं, उन दोनों को देखा आपने। लाइबिलिटी तो मैंने बताई नहीं, मीन्स लाइबिलिटी अज्यूम करो जीरो, एसेट्स उसके पास इतनी इतनी है, मतलब वो पुअर नहीं है, उसके पास तो बहुत कुछ है। तो आप एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को जो चेक करते हो, उसको एक अच्छा सा वर्ड दिया है, फाइनेंशियल पोजीशन। मीन्स जैसे सरकार एक इंडिविजुअल को बीपीएल डिफाइन करने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन एज वेल एज इनकम देखती है, फाइनेंशियल पोजीशन एज वेल एज इनकम चेक करती है, ऐसे ही क्या बिजनेस को डिफाइन करने के लिए, बिजनेस में भी बीपीएल वगैरह का मे भी कॉन्सेप्ट हो, तो बीपीएल वगैरह डिसाइड करने के लिए, बिजनेस से टैक्स लेना है या नहीं लेना, ये सब डिसाइड करने के लिए क्या फाइनेंशियल पोजीशन उसकी चेक करनी जरूरी है या नहीं है, बताना जरा। यस सर। है। और फाइनेंशियल पोजीशन कैसे चेक करी जाएगी, एसेट्स एंड लायबिलिटी के थ्रू, और एसेट्स एंड लायबिलिटी आपको पता ही है किस सब्जेक्ट में आते हैं, अकाउंटिंग में आते हैं। तो क्या थर्ड ऑब्जेक्टिव ये नहीं हो गया हमारा कि डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, की पैसे की टर्म्स में उस बिजनेस की पोजीशन कैसी है, ये आपका क्या है, थर्ड ऑब्जेक्टिव है, फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, फाइनेंशियली वो कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना वीक है। आया समझ में? यस सर। नहीं, चलो बेटा, अगर क्लास ओवर हो जाती है आप दोबारा से ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट हम क्या लिखने जा रहा हूँ, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव लिखने जा रहा हूँ, क्या, हेल्प टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को हेल्प करना, ठीक है जी। ये क्या हो गया, मैनेजमेंट कौन होता है, जो बिजनेस को रन करता है। अगर बिजनेस मैनेजमेंट जो बिजनेस को चला रहे हैं उनको नहीं पता कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हम कहाँ कर रहे हैं, क्या हम उधार चुका सकते हैं नहीं चुका सकते, हमारे पास कितने की एसेट्स हैं, तो क्या वो कोई डिसीजन ले पाएंगे, आई थिंक वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो ये मैनेजमेंट को भी हेल्प करता है, आपस में कोरिलेट भी कर सकते हो इन चीज़ों को। कैसे फाइनेंशियल पोजीशन से मैनेजमेंट को पता लगेगा, मैनेजमेंट अच्छे डिसीजन ले सकती है, फ्यूचर के रिगार्डिंग प्लान कर सकती है कि हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, बंद कर देना है, आगे बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है, बंद कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन। मैनेजमेंट को भी बहुत सारे